सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एबर्समोल मॉडल। एबर्समोल मॉडल की जब हम बात करते हैं तो ये एक आपका मैथमेटिकल मॉडल होता है और इसे सर्वप्रथम 1954 में दो आपके साइंटिस्ट थे। एक थे आपके जेम्स एबर एंड दूसरे थे आपके जॉन यल मूर। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर जो आपका ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड किया। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से फॉर्म करते हैं आप। अगर आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर है या पी एन पी है, कोई भी ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर के ये तीनों आपके टर्मिनल इस प्रकार से बनाए जाते हैं यहाँ पर, जिसे क्रमशः आप इमिटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर मान लेते हैं कि आपका एन पी एन है। यहाँ पर जो ये जंक्शन है इसको हमने पहले भी बताया था कि ये आपकी इमिटर जंक्शन है, जे ई कहा जाता है, और ये जंक्शन आपकी कलेक्टर जंक्शन है, जे सी कहा जाता है। इस ट्रांजिस्टर को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए या इसकी एनालिसिस करने के लिए एक मॉडल यूज किया गया इन दोनों के द्वारा, और इन दोनों के नाम पर ही इसे एबर्समोल मॉडल कहा जाता है। यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन हैं। पहली पीएन जंक्शन जिसे इमिटर बेस जंक्शन कहा जाता है, जिसे हमने जे ई लिखा है, और दूसरी पीएन जंक्शन यहाँ पर जे सी जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन है। इन दोनों जंक्शन को यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर के बेसिक डिफिनीशन में ये बताया जाता है कि ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है जिसमें दो पीएन जंक्शन डायोड बैक टू बैक कनेक्ट हों, ऐसा दिखाई पड़ता है। मतलब कि एक पीएन जंक्शन डायोड है और दूसरा पीएन जंक्शन डायोड ये आपका कलेक्टर साइड में हो गया। तो यहाँ पर जब एबर्समोल मॉडल की बात करते हैं तो एबर्समोल मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि ट्रांजिस्टर की एनालिसिस के लिए यूज होगा। और जब हम एबर्समोल मॉडल को किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए फॉर्म करते हैं तो जो सर्किट डायग्राम बनेगा उस सर्किट डायग्राम का नेचर जिस ट्रांजिस्टर के लिए वो फॉर्म किया जा रहा है उस ट्रांजिस्टर के नेचर के इक्विवेलेंट होगा। और इसमें इन्होंने किया क्या, इसके सर्किट डायग्राम में जब इसके एबर्समोल मॉडल को फॉर्म किया तो जो दो पीएन जंक्शन हैं उनकी जगह पर दो पीएन जंक्शन डायोड जो कि बैक टू बैक कनेक्ट होंगे उनको कनेक्ट किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर इस जंक्शन के लिए एक ट्रांजिस्टर जो कि आपकी इमिटर बेस जंक्शन है और दूसरा जो आपका पीएन जंक्शन है उसके लिए दूसरा डायोड, दो डायोड यूज किए गए। इमिटर बेस जंक्शन के लिए एक डायोड और कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए दूसरा डायोड। और जो डायरेक्शन है यहाँ पर पी से एन की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम डायोड को रखते हैं। तो यहाँ पर ये पहली जंक्शन है, देखिएगा कि कैसे बनता है। तो सबसे पहला काम किया कि दो डायोड ले लिए। अब अगर हम इमिटर बेस जंक्शन की बात करते हैं तो P बेस साइड में है और N इमिटर साइड में है, तो यहाँ पर एक डायोड इस प्रकार से लगा दिया गया। इसके दो टर्मिनल, एक N से और दूसरा P साइड से कनेक्ट है।
आप देख रहे हैं कि जो P है वो कलेक्टर बेस जंक्शन पर भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो दूसरा डायोड लगा, दूसरा डायोड कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए, और P बेस साइड में और N जो है कलेक्टर साइड में, तो दूसरा डायोड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा दिया। ये दोनों डायोड के टर्मिनल, यहाँ पर ये इस डायोड का N है और ये इस डायोड का N है, बीच का जो ये पॉइंट बन रहा है, अगर इससे टर्मिनल कनेक्ट करें तो ये टर्मिनल, आप बीच का टर्मिनल देख रहे हैं, ये आपका बेस टर्मिनल होगा दोनों डायोड के P साइड से, और इसलिए कहा गया कि डायोड बैक टू बैक कनेक्ट होंगे। अगर ट्रांजिस्टर आपका PNP होता तो दोनों डायोड फिर बैक टू बैक कनेक्ट होते, लेकिन तब दोनों डायोड के जो N टाइप हैं उनको आप अंदर की तरफ ऐसे रखते। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है तो डायोड को हमने इस प्रकार से रखा। ये डायोड जो यहाँ पर लगा इमिटर बेस जंक्शन के लिए, इस डायोड को DE इमिटर डायोड कह दिया आपने, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन पर डायोड लगा इस डायोड को DC कह दिया। और इसके बाद ये जो दोनों डायोड हैं, इनके जो दोनों टर्मिनल हैं, इनको करंट कंट्रोलिंग सोर्स के द्वारा शंट कर दिया गया। मतलब कि इनके क्रॉस यहाँ पर एक करंट कंट्रोलिंग सोर्स और इस डायोड के क्रॉस भी एक करंट कंट्रोलिंग सोर्स इस प्रकार से लगाया गया। क्योंकि दोनों डायोड के दोनों टर्मिनल के बीच में लग रहा है, इसलिए कहा गया कि ये शंट कर दिया गया। अब जो करंट कंट्रोलिंग सोर्स हैं उनमें करंट की डायरेक्शन ये ली जाएगी, जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर थी। यहाँ पर देखें तो जो NPN ट्रांजिस्टर है उसमें इमिटर करंट अगर फ्लो करेगी तो बाहर की तरफ IE, कलेक्टर करंट अंदर की तरफ IC, और बेस करंट भी अंदर की तरफ होगी इनवर्ट डायरेक्शन में IB। ये तीनों करंट हैं यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म किया गया। और अब ये जो टर्मिनल हैं आपके यहाँ पर इस प्रकार से बाहर निकले, तो जो टर्मिनल बन रहे हैं वो टर्मिनल एज इट इज रहेंगे। ये आपका इमिटर और ये कलेक्टर टर्मिनल, बेस यहाँ पर बीच में कनेक्ट ही है। ये जो दोनों करंट कंट्रोलिंग सोर्स हैं जो कि दोनों डायोड को शंट कर रहे हैं, इनके द्वारा जो करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है और इस करंट को माना जाएगा अल्फा I IC। और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है इसमें अल्फा N IE। तो यहाँ पर देखें कि इस प्रकार से आपने फॉर्म किया। यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम बना, इसके इक्विवेलेंट, ये जो आपका ट्रांजिस्टर था इसके इक्विवेलेंट ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर किया क्या क्या गया, एक बार देख लीजिए फिर से कि जो एबर्स-मोल मॉडल है ये आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल है। यहाँ पर जो आपका गिवन BJT है, जो मैथमेटिकल मॉडल आप यूज करेंगे, ये मैथमेटिकल मॉडल मतलब कि सिंपली आप लिख सकते हैं कि एबर्स-मोल मॉडल इज अ सर्किट डायग्राम which is equivalent to the nature of given BJT।
जो आपको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिया गया है उसके नेचर के इक्विवेलेंट होगा। जबकि जैसा इसका नेचर है सर्किट डायग्राम का नेचर भी एज इट इज होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इस मॉडल में कर क्या रहे हैं कि जो गिवन बीजेटी है उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है किसके द्वारा, दो पीएन जंक्शन डायोड जो कि बैक टू बैक कनेक्ट होंगे और इन पीएन जंक्शन डायोड को शंट किया जाएगा करंट कंट्रोलिंग सोर्स के द्वारा। दो सोर्स होंगे, दोनों के द्वारा शंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो डायोड के थ्रू करंट फ्लो कर रही है फॉरवर्ड करंट, इसको कहेंगे आई प्राइम, और यहाँ पर डायोड के थ्रू जो फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगी इसको मान लेते हैं कि ये आई है। डायोड के थ्रू जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगी, यहाँ पर ये इमिटर डायोड है तो इसको कह दे रहे हैं आई ई ओ, और यहाँ पर जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगी उसको कह दे रहे हैं आई सी ओ, कलेक्टर डायोड है। ये इतना आपका सर्किट डायग्राम होगा। अब यहाँ पर देखें कि जो इमिटर और बेस के बीच का वोल्टेज है, यहाँ पर जो बैटरी आपकी कनेक्ट होगी दोनों के बीच में, इसको कहेंगे VBE, और इस बैटरी का चूंकि डायोड जो ट्रांजिस्टर है आपका, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में वर्क कर रहा है। जब भी हम एबर स्मॉल मॉडल की बात करेंगे ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव या नॉर्मल मोड में लिया जाएगा। एक्टिव या नॉर्मल मोड लेने का मतलब ये हुआ कि जो इमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगी। इसके पहले लेक्चर में हमने बायस कॉम्बिनेशन की बात की थी। तो एक्टिव या नॉर्मल मोड का मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक्टिव या नॉर्मल मोड का मतलब कि फॉरवर्ड रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जो आपका ट्रांजिस्टर है वो फॉरवर्ड रिवर्स बायस कॉम्बिनेशन में है, मतलब कि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन आपकी रिवर्स बायस है। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से देखेंगे करंट की अगर बात करें तो करंट की जो यूजुअल डायरेक्शन है उनको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलेंगे। मतलब कि अगर करंट आपकी यूजुअल डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं तो उनको आप पॉजिटिव करंट लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इमिटर करंट है इसको अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसकी यूजुअल डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो इमिटर करंट को पॉजिटिव लिया तो यहाँ पर अब यूजुअल डायरेक्शन से डायरेक्शन बदल गई, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये दोनों इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसलिए IC और IB निगेटिव ली जाएंगी। ट्रांजिस्टर के केस में यूजुअल करंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इमिटर करंट की बात करेंगे, और इमिटर करंट की जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे और उस करंट को पॉजिटिव मान लेंगे। तो NPN ट्रांजिस्टर है तो इमिटर करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लेंगे। इस कंडीशन में IB और IC की डायरेक्शन इनवर्ड है तो वो निगेटिव करंट होंगी। अगर ट्रांजिस्टर आपका PNP होता तो उस कंडीशन में भी इमिटर करंट पॉजिटिव होती लेकिन इनवर्ड होती, और बाकी दोनों करंट IB और IC आउटवर्ड हो जाती और उन दोनों को निगेटिव लेंगे। वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो वह सभी वोल्टेज जो P साइड से N साइड की तरफ मेजर किए जाएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे। जैसे यहाँ पर वोल्टेज आपने लगाया VBE, B को मैंने पहले लिखा। एबर स्मॉल मॉडल में ध्यान रखिएगा कि जब हम बाइसिंग बैटरी की बात करेंगे तो जो यहाँ पर सफिक्स लिए जा रहे हैं ये वोल्टेज की डायरेक्शन को दिखाएंगे कि वोल्टेज का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर मेजरमेंट बेस से इमिटर की तरफ हुआ, और बेस जो है वो आपका P टाइप है, इमिटर N टाइप है, तो VBE ये पॉजिटिव होगा और इसका पॉजिटिव B पर है, नेगेटिव E पर है, इमिटर पर है। और इस प्रकार से जो इमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हुई।
इसी प्रकार से अगर आप कलेक्टर बेस्ड जंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज लिया जाएगा उसको अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसको लिखा जाएगा VBC, क्योंकि B जो है बेस वो P टाइप है और कलेक्टर N टाइप है। तो VBC यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव है। ठीक है, दोनों वोल्टेज को हमने इस प्रकार से लिया और ये वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किए गए। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर फॉर्म हुई, अब इसी इक्विवेलेंट सर्किट को कहा जाता है एबर्स-मोल मॉडल। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम आप लोग प्लॉट कर लेंगे और ये कहलाएगा आपका एबर्स-मोल मॉडल यहाँ पर इसके लिए इक्विवेलेंट। और इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, एबर्स-मोल मॉडल का स्टेटमेंट। कि एबर्स-मोल मॉडल किसे कहते हैं, स्टेटमेंट में लिखिएगा एबर्स-मोल मॉडल ऑफ अ गिवन BJT इज अ सर्किट डायग्राम, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इज ए सर्किट डायग्राम which is equivalent to the nature of given BJT। to the nature of given BJT, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे in Ebers-Moll model a BJT is replaced by two PN junction diodes connected back to back। In Ebers-Moll model a BJT is replaced by two PN junction diodes connected back to back with their reverse saturation currents। ये आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट है IEO एंड ICO with their reverse saturation current back to back with their reverse saturation current and two dependent current controlled current sources and two dependent, ये दोनों जो लगे हैं यहाँ पर अल्फा N IE एंड अल्फा I IC एंड टू डिपेंडेंट करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्सेज शंटिंग द टू आइडियल डायोड्स। जो दोनों डायोड हैं उनको शंट कर रहे हैं, शंटिंग द टू आइडियल डायोड्स। ये यहाँ पर इसका कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। अब एबर्स-मोल मॉडल के केस में आप ये देखेंगे कि जब डायोड कनेक्ट किए गए हैं तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही हैं, करंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो करंट है ये इस टर्मिनल पर ये इमिटर करंट है IE बाहर की तरफ, यहाँ पर आपकी है कलेक्टर करंट इनवर्ड डायरेक्शन में IC और यहाँ पर बेस करंट है IB। ये तीनों टर्मिनल करंट है। लेकिन सर्किट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बात करें तो जो ये करंट हैं, जो ट्रांजिस्टर की करंट हैं, इनके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट कहलाएगा डायोड कंपोनेंट, जो कि डायोड में फ्लो कर रहा है केवल, जो कि यहाँ पर I डैश और I के रूप में लिखा जा रहा है, और दूसरा होगा जिसे ट्रांजिस्टर कंपोनेंट कहा जाता है, क्योंकि ये सर्किट इक्विवेलेंट किसके हैं, किसी गिवन BJT के।
तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेंगी उनके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका डायोड कंपोनेंट करंट का और दूसरा होगा ट्रांजिस्टर कंपोनेंट। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो करंट कंपोनेंट हैं जिनको आप डायोड करंट और ट्रांजिस्टर करंट कह रहे हैं वो क्या है। तो आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, एनी करंट इन ट्रांजिस्टर may has two components, any current in a transistor may has two components, और इसमें सबसे पहला होगा आपका डायोड कंपोनेंट्स, सबसे पहला कंपोनेंट डायोड कंपोनेंट। डायोड कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर दो आपकी जंक्शन हैं, एक इमिटर बेस जंक्शन और दूसरी कलेक्टर बेस जंक्शन, और दोनों जंक्शन के क्रॉस यहाँ पर बाइसिंग बैटरी लगी हुई है। किसी भी जंक्शन के क्रॉस जो बाइसिंग सोर्स लगा है उस सोर्स के कारण उस जंक्शन के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी करंट डायोड कंपोनेंट कहलाएगी। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी जंक्शन ड्यू टू द बाइसिंग सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस दैट जंक्शन इज कॉल्ड डायोड कंपोनेंट। तो यहाँ पर अब जो डायोड कंपोनेंट है इमिटर जंक्शन के क्रॉस वो आई प्राइम है, और यहाँ पर जो डायोड कंपोनेंट है वो आई है, जो कि इस जंक्शन के क्रॉस यहाँ पर कलेक्टर के क्रॉस अगर बात करें तो जो करंट आई फ्लो करेगी ये करंट केवल और केवल कलेक्टर बेस जंक्शन के क्रॉस जो बाइसिंग बैटरी लगी है उसके कारण है, और इमिटर बेस जंक्शन के थ्रू जो करंट डायोड करंट कहलाएगी वो केवल और केवल बाइसिंग बैटरी VBE के अकॉर्डिंग होगी, जो कि इमिटर के क्रॉस बाइसिंग बैटरी है। मतलब कि किसी भी जंक्शन के क्रॉस जो बाइसिंग सोर्स लगा है उसके कारण उसी जंक्शन से फ्लो करने वाली करंट को हम डायोड कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, लिखिएगा इसमें, द करंट थ्रू एनी जंक्शन, द करंट थ्रू एनी जंक्शन ड्यू टू बाइसिंग वोल्टेज across that junction is known as the diode component, is known as the diode component of current in BJT। फिर से एक बार सुन लें, द करंट थ्रू एनी जंक्शन ड्यू टू द बाइसिंग बैटरी या बाइसिंग वोल्टेज अक्रॉस दैट जंक्शन इज नोन एज द डायोड कंपोनेंट ऑफ करंट इन BJT and given by diode equation as I equal to I naught e power V upon VT -1। यहाँ पर जो डायोड इक्वेशन लिखते हैं जनरली उसको आप लिखते हैं तो I इक्वल टू आई नाट ई पावर V अपान ईटा VT लिखते हैं, ईटा VT -1। यहाँ पर हम ईटा को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, मतलब कि ईटा को 1 लेकर चल रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए कि बार बार हम ईटा को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायोड कंपोनेंट है वो इस प्रकार से आएगा। अब जिस जंक्शन के लिए लिखेंगे, यहाँ पर जो ये करंट है आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट है, रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नाट है,
तो जिस जंक्शन के लिए लिखेंगे वो रिवर्स सेचुरेशन करंट आ जाएगी। मतलब कि इमीटर जंक्शन के लिए अगर लिखेंगे तो रिवर्स सेचुरेशन करंट IEO हो जाएगी, और कलेक्टर जंक्शन के लिए लिखेंगे तो रिवर्स सेचुरेशन करंट ICO हो जाएगी। इसी प्रकार से जो वोल्टेज है V, ये बाइसिंग वोल्टेज होगा, और ये रिप्लेस हो जाएगा जब हम इमीटर जंक्शन के लिए लिखेंगे तो VBE के द्वारा, या कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए लिखेंगे तो VBC के द्वारा रिप्लेस होगा। और जो करंट I है इसको रिप्लेस कर देंगे जब इमीटर जंक्शन के लिए लिखेंगे तो I प्राइम हो जाएगी, और जब कलेक्टर जंक्शन के लिए लिखेंगे तो I हो जाएगी। आप देखें यहाँ पर कि जो डायोड करंट है I और I प्राइम लिखी गई हैं। ये आपकी टोटल इमीटर करंट है IE और वहाँ पर IC, और ये डायोड कंपोनेंट और ट्रांजिस्टर कंपोनेंट दोनों का अलजेब्राइक सम होंगी। ठीक है, तो ये आपका डायोड कंपोनेंट होगा। और इसके बाद दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, और दूसरा कंपोनेंट होगा आपका ट्रांजिस्टर कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर कंपोनेंट की अब बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर कंपोनेंट की बात को समझिए कि किस करंट को हम ट्रांजिस्टर करंट यहाँ पर कहेंगे। अब देखें कि जब हम ट्रांजिस्टर के वर्किंग की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग में आपको सीधे सीधे बताया जाता है कि जो इमीटर करंट का फ्लो है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इमीटर रीजन में, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस रीजन को पार करते हुए इसके थ्रू कलेक्टर रीजन में पहुंचते हैं, और कलेक्टर उन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कलेक्टर करंट की बात करते हैं तो कलेक्टर करंट का एग्जिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमीटर रीजन से कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम डायोड कंपोनेंट की ट्रांजिस्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो जो ट्रांजिस्टर कंपोनेंट है वो किसी भी टर्मिनल पर जो ट्रांजिस्टर कंपोनेंट होगा करंट का, वो दूसरी जंक्शन के थ्रू जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा उसके कारण होगा। बात समझिएगा, किसी भी जंक्शन के क्रॉस जो ट्रांजिस्टर कंपोनेंट है वो दूसरी जंक्शन के थ्रू जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे उनके कारण होगा, और वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस रीजन के थ्रू होकर जाएंगे। मतलब कि अगर हम इमीटर रीजन में ट्रांजिस्टर कंपोनेंट की बात करते हैं तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो कलेक्टर रीजन के लिए लिए जाएंगे, और कलेक्टर रीजन के क्रॉस जो वोल्टेज बाइसिंग वोल्टेज लगा है उसके कारण जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस रीजन के थ्रू होकर इमीटर पर पहुंचेंगे और इमीटर रीजन में करंट प्रोवाइड करेंगे, वो आपका ट्रांजिस्टर कंपोनेंट होगा। इसी प्रकार से कलेक्टर रीजन में जो ट्रांजिस्टर का कंपोनेंट है वो इमीटर रीजन के क्रॉस जो बाइसिंग बैटरी है उसके कारण जो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमिट होकर बेस के थ्रू होकर कलेक्टर में पहुँचेंगे, उनके कारण कलेक्टर रीजन में आपको ट्रांजिस्टर कंपोनेंट ऑफ करंट मिलेगा। मतलब कि अगर हम सीधी सीधी बात करें तो ट्रांजिस्टर कंपोनेंट जिस टर्मिनल पर ले रहे हैं उसके अतिरिक्त जो दूसरी जंक्शन है, मतलब कि अगर इमीटर टर्मिनल पर हम ट्रांजिस्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो इमीटर जंक्शन के अलावा जो दूसरी जंक्शन है कलेक्टर जंक्शन, उसके थ्रू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और उसके क्रॉस लगे हुए बाइसिंग वोल्टेज की बात करेंगे। और जब हम कलेक्टर टर्मिनल पर ट्रांजिस्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो इमीटर जंक्शन के क्रॉस जो बाइसिंग वोल्टेज है और इमीटर रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हुए उनके कारण वो करंट एग्जिस्ट करेगी। तो लिखिएगा ट्रांजिस्टर कंपोनेंट के स्टेटमेंट में, यहाँ पर ट्रांजिस्टर कंपोनेंट में लिखिएगा द करंट थ्रू एनी जंक्शन ड्यू टू करंट थ्रू एनी जंक्शन ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स
द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्टार्ट एट अदर जंक्शन, फिर से मिला लीजिएगा, द करंट थ्रू एनी जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्टार्ट एट अदर जंक्शन ड्यू टू बाइसिंग voltage across that junction, due to biasing voltage across that junction and diffuse across the base region to reach the junction under consideration, and diffuse across the base region to reach the junction under consideration. This current, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, this current is known as transistor component, is known as transistor component. अब इतनी बात हो गई। अब आइए देखते हैं कि करंट किस प्रकार से लिखेंगे। तो करंट को लिखने के लिए हम यूज करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किसी भी टर्मिनल पर, मतलब कि ये आपके 3 टर्मिनल हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर, और बेसिकली हम यहाँ पर इमीटर और कलेक्टर टर्मिनल पर जो टोटल करंट है IE और IC, इनको लिखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करके। नोडल एनालिसिस होनी चाहिए यहाँ पर। तो सिंपली लिखेंगे on the application of किरचॉफ्स करंट लॉ, सिंपली लिखेंगे KCL, और इसके बाद लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखते हैं कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट एट कलेक्टर नोड, कलेक्टर नोड की बात कर रहे हैं। नोडल एनालिसिस होती है किरचॉफ्स करंट लॉ में, तो कलेक्टर नोड की बात करें। अब ध्यान से देखें यहाँ पर इस वाले सर्किट डायग्राम को, जो कि एबर्समोल मॉडल है। यहाँ पर कलेक्टर नोड पर जो करंट है वो IC है, और IC जब कलेक्टर नोड से आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि एक कलेक्टर नोड की तरफ जा रही है और दूसरी कलेक्टर नोड से दूर जा रही है। मतलब कि दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का एल्जेब्राइक सम लेना पड़ेगा यहाँ पर कलेक्टर करंट के लिए। तो इस कंडीशन में जो ये कलेक्टर करंट की डायरेक्शन में करंट है वो है आपकी अल्फा n IE, इसको लेंगे। और जो डायोड करंट है ये यहाँ पर, ये करंट किस डायरेक्शन में है, कलेक्टर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये आएगा माइनस साइन के साथ, इसको लिखेंगे IC। ठीक है। अब जो IC नहीं, सिंपली I, यहाँ पर जो करंट I है ये डायोड करंट है, और डायोड करंट को हमने बताया कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसको डायोड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेगी यहाँ पर IC इक्वल टू अल्फा n IE माइनस I की जगह पर आप लिखेंगे ICO, रिवर्स सेचुरेशन करंट, इनटू एक्सपोनेंशियल पावर V, बाइसिंग वोल्टेज क्या है, VBC अपान VT,
एंड वी टी इज हियर वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ये डायोड के केस में, डायोड इक्वेशन के केस में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। और -1 ये इक्वेशन आपकी बनेगी यहाँ पर कलेक्टर नोड के लिए। ये पहली इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अगर आप इमीटर करंट की बात करते हैं, एंड इमीटर करंट एट इमीटर नोड की बात करें तो अब इमीटर करंट को देखें कि इमीटर करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और जो यहाँ पर दोनों करंट हैं, एक करंट कंट्रोलिंग सोर्स के कारण करंट अल्फा आई आई सी और दूसरी डायोड करंट आई प्राइम, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि जो करंट आई ई है ये आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, अल्फा आई आई सी प्लस आई प्राइम, और आई प्राइम डायोड करंट है। इसकी वैल्यू इसी प्रकार से यहाँ पर पुट करेंगे तो आई ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं अल्फा आई प्लस आई सी प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पर है आई ई ओ, और बाइसिंग वोल्टेज क्या है V एक्सपोनेंशियल पावर V बी ई अपान वी टी -1, ये इक्वेशन आपकी मिलेगी। और ये कहाँ पर, यहाँ पर अब जो है यहाँ पर VC था, मतलब कि इमीटर कलेक्टर बेस जंक्शन के क्रॉस जो बाइसिंग वोल्टेज है। डायोड करंट जब लिखेंगे तो डायोड कंपोनेंट के केस में हमने बताया था कि किसी भी जंक्शन के थ्रू फ्लो करने वाली करंट उसी जंक्शन के क्रॉस जो बाइसिंग वोल्टेज लगा है। तो यहाँ पर आपने लिखा कलेक्टर के केस में आई करंट इस डायोड के थ्रू फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ICO, और यहाँ पर जो वोल्टेज लगा हुआ है VBC है। तो यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज VBC अपान वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर VT -1, और यहाँ पर अब इमीटर के लिए लिख रहे हैं तो ये इमीटर डायोड की बात करेंगे, और यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट IEO है, और जो बाइसिंग वोल्टेज है वो VBE है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज VBE आया, ठीक है, और अपान VT वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर होल -1। तो ये जो इक्वेशन बनी ये इमीटर नोड पर फ्लो करने वाली इमीटर करंट जो कि यहाँ पर थी IE, और ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 फर्स्ट सेट ऑफ एबर्स-मोल इक्वेशन कहलाती हैं। दीज टू इक्वेशंस 1 and 2 आर कॉल्ड फर्स्ट सेट ऑफ एबर्स-मोल इक्वेशन। ठीक है, लिख लेंगे आगे दोनों इक्वेशन के बाद। इक्वेशन 1 and 2 आर नोन एज फर्स्ट सेट ऑफ एबर्स-मोल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें कि जो ये वैल्यूज ली गई हैं अल्फ़ा आई और अल्फ़ा एन, इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब समय है कि इनके बारे में भी बात कर ली जाए। अल्फ़ा आई अल्फ़ा एन, अल्फ़ा की अगर बात करें तो अल्फ़ा को हमने कहा था कि ये आपका करंट गेन होता है, और ये करंट गेन उस कंडीशन में है जब आपका ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हो और एक्टिव या नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में वर्क कर रहा हो। तो ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो करंट गेन लिए गए, अल्फ़ा आई और अल्फ़ा एन। एन जो सफिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वर्ड को, और आई जो है ये इनवर्स की बात करता है। मतलब कि ये दोनों आपके ट्रांजिस्टर के करंट गेन हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में,
लेकिन अल्फा एन तब आपका करंट गेन है जब ट्रांजिस्टर नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में है। मतलब कि यहाँ पर जो बायस कॉम्बिनेशन है वो एफ आर का है, और ये यहाँ पर इन्वर्स मोड ऑफ ऑपरेशन में जब ट्रांजिस्टर है तब करंट गेन है। मतलब कि ट्रांजिस्टर आपका रिवर्स फॉरवर्ड बायस कॉम्बिनेशन में होगा। दोनों सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे, अल्फा एन एंड अल्फा आई। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में करंट गेन को हमने चेंज क्यों किया? इसका रीज़न ये है कि जब हम ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो इसका इमिटर रीजन है और जो कलेक्टर रीजन है ये दोनों सिमिलर नहीं होता है। बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब हम इमिटर और कलेक्टर का फॉर्मेशन या फैब्रिकेशन करते हैं तो इमिटर में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, कलेक्टर में उससे स्लाइटली कम रखते हैं डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। और इसके साथ ही साथ कलेक्टर रीजन और इमिटर रीजन की साइज का भी डिफरेंस रहता है। मतलब आप जनरली ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के केस में इमिटर और कलेक्टर दोनों रीजन की जो स्ट्रक्चर है, की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। और इस कारण से हमने दोनों सिचुएशन में जो फॉरवर्ड करंट गेन है वो अलग अलग लिया है। जब ट्रांजिस्टर आपका नॉर्मल या एक्टिव मोड में है तो अल्फा एन ले रहे हैं, और जब इन्वर्स मोड में ऑपरेट करेगा तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन अल्फा आई लिया जा रहा है। ठीक है, कलेक्टर और इमिटर रीजन की प्रॉपर्टी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है, इस कारण से दोनों तरफ जो हमने करंट गेन लिए हैं अल्फ़ा वो अलग अलग लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोनों सेट ऑफ इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर ये कहा जाए कि वोल्टेज जो है वो नोन है, वोल्टेज आपको पता है, तो उस कंडीशन में आप इन इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ये यहाँ पर देखना है। ठीक है, इन इक्वेशन को लिखने के लिए अब आपको ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पर करंट दी गई हैं इन दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर आई ई है और यहाँ पर आई सी है। एक इक्वेशन में, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो आई ई दूसरी इक्वेशन से यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और दूसरी इक्वेशन में आई सी की वैल्यू पहली इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और जब तब हम इक्वेशन लिखेंगे दोनों इक्वेशन तो वो सेकंड सेट ऑफ एबर्समोल इक्वेशन कहलाएंगी, और वो इक्वेशन तब लिखी जा रही है जब आपको वोल्टेज नोन है। मतलब कि ये करंट के फॉर्म में है दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर करंट आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमको करंट नहीं वोल्टेज पता है, तो यहाँ पर इन करंट की जगह पर हम वो टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर हमको वोल्टेज पता है। मतलब कि यहाँ पर IC की जगह पर IC की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पर IE की जगह पर IE की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों इक्वेशन में क्रमशः। तो आगे लिखिएगा, इफ़ द वोल्टेजेज आर नोन, if the voltages are known, then equation 1 and 2 for terminal currents, equation 1 and 2 for terminal currents by using equation 1 and 2 are given by पहले इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर अब, तो IC इक्वल टू अल्फ़ा एन, और इसके साथ IE था और IE की वैल्यू पुट करेंगे। तो IE की वैल्यू अल्फ़ा आई IC प्लस IEO एक्सपोनेंशियल पावर V BE अपान VT -1 है। ये वैल्यू आपने पुट कर दी, अल्फ़ा एन के साथ IE था और IE की वैल्यू आपने पुट कर दी, और इसके बाद यहाँ पर माइनस
आपका डायोड कंपोनेंट प्रेजेंट ही था, ICO ई पावर VBC अपान VT -1। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं IC, यहाँ पर देखें कि अल्फ़ा एन और अल्फ़ा आई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये IC के साथ आएगा, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे और IC को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई बचेगा और उससे डिवाइड करेंगे पूरे को। तो IC इक्वल टू आपका डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आ जाएगा IEO और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा एन IEO अपान 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई और एक्सपोनेंशियल पावर VBE अपान VT -1 और जो दूसरा टर्म है माइनस आ जाएगा ICO और इसके अपान में भी ये टर्म 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई इंटू एक्सपोनेंशियल पावर VBC अपान VT -1, ये टर्म आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन उस सिचुएशन में लिख रहे हैं जब आपको वोल्टेज पता है। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बना दें। इसी प्रकार से हम जब IC की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, मतलब कि पहली इक्वेशन को यूज करें और दूसरी इक्वेशन को लिखें, तो जो दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी, आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली यूजिंग इक्वेशन 1 in equation 2 we have, जब आप IE की बात करेंगे तो सॉल्व करके देखिएगा, IE इक्वल टू आ जाएगा आपका IEO अपान 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई एक्सपोनेंशियल पावर VBE अपान VT -1 प्लस अल्फ़ा आई ICO अपान 1 माइनस अल्फ़ा एन अल्फ़ा आई एक्सपोनेंशियल पावर VBC अपान VT -1, ये आपकी इमीटर करंट आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 and these two equations are called equation 3 and 4 are called second set of Eber-Moll equation। ये आपकी एबर-मोल इक्वेशन की सेकंड सेट कहलाएंगी और ये कब लिखा गया, जब आपका वोल्टेज नोन था। जब आपको वोल्टेज पता है तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को इस प्रकार से एक्सपेंड किया। ज़्यादातर एप्लीकेशन में हम इन इक्वेशन को यूज करेंगे। अब अगली सिचुएशन देख लेते हैं कि अगर वोल्टेजेज आपके अननोन हैं तब क्या लिखेंगे। फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात करेंगे। देखें आगे, फर्दर इफ voltages are unknown, वोल्टेजेस के बारे में हमको नहीं पता है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी में राइट, इस इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, IC इक्वल टू अल्फ़ा एन आई, अल्फ़ा एन के साथ यहाँ पर आपने लिखा था IE माइनस ICO ई पावर VBC अपान VT -1।
इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। और इस इक्वेशन नंबर 1 से जब आपको वोल्टेज नहीं पता है तो इसका मतलब कि वोल्टेज की इक्वेशन लिखना है आपको। यहाँ से निकालेंगे हम VBC, कलेक्टर बेस जंक्शन के क्रॉस जो बाइसिंग वोल्टेज लगा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ICO e पावर VBC अपान VT माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका अल्फा n IE माइनस IC। लिख सकते हैं दिस will provide us exponential power VBC अपान VT इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा n IE माइनस IC अपान ICO। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। अगर दोनों साइड में हम लॉग ले लें तो इस इक्वेशन से अब यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर VBC इक्वल टू आ जाएगा VT ln मीन्स log बेस E पर ले रहे हैं, ln 1 प्लस अल्फा n IE माइनस IC अपान ICO, ये लिखा जा सकता है। और जब वोल्टेज अननोन है तो पहली इक्वेशन आपको ये मिलेगी और ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी 5। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से जो आपकी दूसरी इक्वेशन है लिख सकते हैं सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 से जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वोल्टेज बिटवीन इमिटर बेस जंक्शन VBE और ये इक्वल टू आ जाएगा VT ln, निकाल के देखिएगा सिमिलर मैनर में, VT ln 1 प्लस ये आपका आएगा IE माइनस अल्फा IC होल अपान IEO। ये दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इक्वेशंस 5 एंड 6 आर थर्ड सेट ऑफ एबरमोल इक्वेशन। ये आपका तीसरा सेट होगा, थर्ड सेट ऑफ एबरमोल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 सेट आपके एबरमोल इक्वेशन के मिलते हैं। और इसके बाद इसमें हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिलेशन की। एबरमोल मॉडल के केस में स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है और वो रिलेशन क्यों होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आगे हेडिंग कर लेंगे स्टैंडर्ड रिलेशन। स्टैंडर्ड रिलेशन की बात करें तो जो यहाँ पर 4 पैरामीटर दिए गए हैं और वो 4 पैरामीटर क्या हैं, सिंपली आप लिखते हैं द पैरामीटर्स में आपके जो आ रहे हैं वो हैं अल्फा n, अल्फा I और इसके साथ IEO एंड ICO, दोनों डायोड के क्रॉस जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ये बेसिकली यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हैं और ये चारों पैरामीटर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड दे डिपेंड्स
वन अनदर एज, किस प्रकार से एक दूसरे पर यहाँ पर ये डिपेंड करते हैं, तो वो रिलेशनशिप जो आती है आपकी अल्फा एन आई ई ओ इक्वल टू अल्फा आई आई सी ओ, और ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड रिलेशन। ये स्टैंडर्ड रिलेशन यहाँ पर इस प्रकार से क्यों लिखा गया, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये यहाँ पर देखते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस के रूप में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिलेशन, इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 बना लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिलेशन इज, क्या है कॉन्सिक्वेंस, कि जो अल्फा आई है ये वेरी वेरी लेस देन है अल्फा एन से, मतलब कि जो इन्वर्स मोड ऑफ ऑपरेशन में करंट गेन है अल्फा आई, वो नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन के करंट गेन से बहुत छोटा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखें कि अगर इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, होल्ड कर रहा है और अल्फा आई अल्फा एन से बहुत छोटा है, अल्फा आई बहुत कम है अल्फा एन से, तो इस स्टैंडर्ड रिलेशन की वैलिडिटी के लिए यहाँ पर जो आई सी है, आई सी ओ के वेरी वेरी ग्रेटर दैन हो जाएगा आई ई ओ से, मतलब कि कलेक्टर डायोड के थ्रू जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इमिटर डायोड के थ्रू जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उससे बहुत ज़्यादा हो। क्यों ऐसा होगा, इसका रीज़न हम पाएंगे यहाँ पर कि जो हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर के केस में जो दोनों रीजन हैं, इमिटर और कलेक्टर रीजन, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मतलब कि इमिटर रीजन की डोपिंग ज़्यादा है, कलेक्टर रीजन की डोपिंग कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इमिटर रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और कलेक्टर रीजन में उनके रिस्पेक्ट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कम होंगे। तो अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या की बात करते हैं तो डायरेक्टली डेंसिटी की बात करते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज, जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं और ये इमिटर रीजन है और ये कलेक्टर रीजन है, बीच का रीजन बेस रीजन होता है। मान लीजिए कि इमिटर एन टाइप है, ये पी है और ये एन टाइप है, तो यहाँ पर जो इमिटर रीजन है, इमिटर रीजन में जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा रखा जाएगा, कलेक्टर रीजन में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन उससे थोड़ा सा कम रखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि स्लाइटली लेस है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए वहाँ पर उससे थोड़ा सा कम होगी। लेकिन अगर हम उसी के रिस्पेक्ट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की डेंसिटी की बात करते हैं, मतलब कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो इमिटर है, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी इन इमिटर, इमिटर रीजन में जो माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए ये कम होगी, माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी इन कलेक्टर रीजन। इमिटर रीजन के रिस्पेक्ट में कलेक्टर रीजन में जो माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी है वो कम है, इमिटर रीजन में कम है। कारण उसका क्या है, कारण इसका ये है कि जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इन इमिटर, इमिटर में जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, किससे, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन
इन कलेक्टर। और ये ट्रांजिस्टर के बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही बताया जाता है कि जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो इमिटर में ज़्यादा रखा जाता है और कलेक्टर में कम। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिखें, देयरफॉर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इमिटर में ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, कलेक्टर रीजन के जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज़्यादा है। और यही कारण है कि यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी जो है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अगर ये आपका एन टाइप है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, और यहाँ पर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। मतलब कि अगर एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो होल की डेंसिटी इमिटर रीजन में कम होगी और होल की डेंसिटी कलेक्टर रीजन में इमिटर रीजन से ज़्यादा होगी। और इस कारण से यहाँ पर जो फॉरवर्ड करंट, मतलब कि अगर हम इस रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें तो रिवर्स सैचुरेशन करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो आती है। इसका मतलब कि कलेक्टर रीजन में माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो कलेक्टर रीजन के थ्रू जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कर रही है, आप ये कह सकते हैं कि जो कलेक्टर डायोड है एबर बोल मॉडल सर्किट में, उसके थ्रू जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इमिटर डायोड के थ्रू फ्लो करने वाली रिवर्स सैचुरेशन करंट से ज़्यादा होगी। और अगर ऐसा है तो जो रिवर्स मोड ऑफ ऑपरेशन में आपका करंट गेन है वो फॉरवर्ड या नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन के करंट गेन से बहुत कम होगा। मतलब कि ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और यही यहाँ पर इस स्टैंडर्ड रिलेशनशिप का कॉन्सिक्वेंस है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ट्रांजिस्टर की एनालिसिस करेंगे डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में, और वो आपके मोड ऑफ ऑपरेशन होंगे, सबसे पहले एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे, फिर रिवर्स या इन्वर्स मोड ऑफ ऑपरेशन, उसके साथ ही साथ रिवर्स या इन्वर्स मोड की बात करते हैं तो आपका कट ऑफ रीजन आएगा, और कट ऑफ रीजन के बाद हम सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे। इन सब की एनालिसिस अब एबर बोल मॉडल के अकॉर्डिंग ही होगी। और यहाँ पर जो आपकी 3 सेट ऑफ एबर बोल इक्वेशन लिखे गए, 3 सेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि कुल आपने 6 इक्वेशन पढ़ी स्टैंडर्ड रिलेशनशिप के साथ। उन सभी इक्वेशन का यूज करके हम डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में ट्रांजिस्टर की एनालिसिस और डीप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।